Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start its chapter 9. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 को। चैप्टर 9 बात करता है इलेक्शन डिस्प्यूट्स की, यानी कि जितनी भी इलेक्शन पिटीशंस फाइल की जाती हैं उनके बुनियादी उसूलों को इस चैप्टर में बताया गया है। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 139 से। सेक्शन 139 बात करता है इलेक्शन पिटीशन की। अब इलेक्शन पिटीशन के ज़रिए जो आप इलेक्शन की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको चैलेंज करते हो। सो सब सेक्शन 1, नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पिटीशन फाइल्ड बाय अ कैंडिडेट फॉर दैट इलेक्शन। किसी भी इलेक्शन को उस वक्त तक चैलेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि पिटीशन जो है वो किसी कैंडिडेट की तरफ से फाइल ना की गई हो, यानी कि सिर्फ वही शख्स जो खुद इस इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पर अपीयर हुआ है वही अदालत या ट्राइब्यूनल में इलेक्शन के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सेकंड है इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर तीन जो क्लॉजेज हैं, तीन जो वर्ड्स हैं उनको डिफाइन किया गया है। सबसे पहला जो है हमारे पास करप्ट और इल्लीगल प्रैक्टिस। इसको कहा गया है कि करप्ट और इल्लीगल प्रैक्टिस यानी कि गैर कानूनी प्रैक्टिस का वही मतलब है जो कि चैप्टर 10 के अंदर बताया गया है। अब हम जब चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से वहाँ पर स्टडी करेंगे। सेकंड है पिटिशनर मींस द कैंडिडेट हु हैज़ फाइल्ड एन इलेक्शन पिटीशन, यानी कि वो उम्मीदवार जिसने इलेक्शन पिटीशन दायर की है, जिसको इलेक्शन से किसी भी तरह का कोई मसला है। थर्ड है रिस्पोंडेंट मीन्स अ पर्सन जॉइंट इज अ रिस्पोंडेंट इन द इलेक्शन पिटीशन अंडर सेक्शन 143, यानी कि वो शख्स जिसे पिटीशन में फरीक बनाया गया है जिसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की गई है जो तरीकाकार सेक्शन 143 में बताया गया है। तो सेक्शन 139 ने क्लियर कट बता दिया कि किसी भी गैर मुतलका अफराद को आप इन इलेक्शन पिटीशन में फरीक नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ जो एग्रीव्ड कैंडिडेट है वही इस इलेक्शन को चैलेंज कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 140। सेक्शन 140 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल, यानी कि जो ट्राइब्यूनल इस इलेक्शन पिटीशन को सुनेगा उसकी तकर्री किस तरह से होगी। सो सब सेक्शन 1 फॉर द ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटीशन अंडर दिस एक्ट द कमीशन शैल अपॉइंट एज मेनी एज इलेक्शन ट्राइब्यूनल एज में बी नेसेसरी फॉर द स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पिटीशन। जब भी इलेक्शन के खिलाफ कोई भी पिटीशन फाइल की जाती है तो इन पिटीशंस को सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन जितने भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ज़रूरी समझे वो इतने इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपॉइंट करेगा ताकि फौरी तौर पर इन पिटीशंस को जो है वो सुना जाए और इनका फैसला किया जाए। सब सेक्शन 2 एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल शैल कंप्राइज। अब ट्राइब्यूनल किस तरह से तश्कील दिया जाएगा। सो नंबर 1 इन केस ऑफ इलेक्शन टू एन असेंबली और सेनेट अ पर्सन हु इज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, कौमी या सूबाई असम्बली या फिर सेनेट के इलेक्शन को अगर चैलेंज किया गया है तो उनके लिए ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल होगा। सेकेंडली इन केस ऑफ इलेक्शन टू अ लोकल गवर्नमेंट अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, अगर लोकल गवर्नमेंट को के इलेक्शंस को चैलेंज किया गया है बल्दियाती इंतखाबात को तो उनके लिए ट्राइब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शामिल होंगे। Subsection 3 the commission shall appoint a sitting judge as an election tribunal in consultation with the chief justice of high court। इलेक्शन कमीशन जब भी किसी
ऐसे जज को जो कि उस अदालत के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा है, जब उसको बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करेगी तो वो ये अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद करेगी। यानी कि अपनी मर्जी से किसी भी सिटिंग जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज अपॉइंट नहीं किया जा सकता। उसके साथ है हमारे पास सेक्शन 141। सेक्शन 141 बात करता है पावर्स ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क्या क्या इख्तियारात हैं? सो नंबर 1, द इलेक्शन ट्रिब्यूनल शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 476, 480 एंड 482 ऑफ द कोड। अब इसमें कहा गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को वो तमाम पावर्स हासिल होंगी जो कि एक सिविल कोर्ट को दी जाती हैं। यानी कि विटनेसेस को बुलाना, एविडेंस को जो है उनका जायज़ा लेना, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करना, किसी भी शख्स को अदालत में हाजिर होने के लिए हुक्म देना। यानी कि सिंपली इलेक्शन ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के तौर पर तस्वर किया जाएगा, ख़ास तौर पर जहां पर झूठे जो है वो गवाही दी जाती है या तौहीन अदालत वगैरह की जाती है, तो वहां पर वो सिविल कोर्ट के जितने भी इख्तियारात हैं उनको एक्सरसाइज करेगी। सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस द लोकल लिमिट ऑफ jurisdiction of election tribunal shall be territories to which this act extend। अगर ट्रिब्यूनल किसी शख्स को गवाह के तौर पर तलब करना चाहे तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान की हुदूद में किसी भी हिस्से से किसी भी गवाह को तलब कर सकती है। सो सेक्शन 141 ने पावर्स बता दी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 142 के ऊपर, जो कि बात करता है प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, कि पिटीशन कब और कहाँ पर पेश करनी है। सो सबसेक्शन 1, an election petition shall be presented to election tribunal within 45 days of publication in the official gazette the name of returned candidate and shall be accompanied by the receipt showing that the petitioner has deposited at any branch of national bank or at the government treasury or sub treasury in the favor of commission as a security for the cost of petition such amount as may be prescribed। इस क्लॉज में कहा गया है कि इलेक्शन पिटीशन, इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार कामयाब होता है उसका नाम जिस दिन से ऑफिशियल गज़ेट में पब्लिश हुआ है उसका नाम पब्लिश होने के बाद से 45 डेज के अंदर ये इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश की जाएगी। इस पिटीशन के साथ साथ आपने एक रसीद भी जमा करवानी होगी जिससे ये जाहिर हो कि जो पिटीशनर है उसने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी गवर्नमेंट के ख़जाने में इलेक्शन कमीशन के नाम ये जो पिटीशन फाइल की है इसकी फ़ी उसने सबमिट करवा दी है। यानी कि जो भी फ़ी इस एक्ट के तहत फिक्स्ड की गई है वो फ़ी जमा करवानी ज़रूरी है। सबसेक्शन 2, एन इलेक्शन पिटीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रेजेंटेड। अब पिटीशन को दायर करते वक्त क्या तरीकाकार है? नंबर 1, when delivered to election tribunal appointed under section 40 by the petitioner in person। जब आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को बराह रास्त ये जमा करवानी है तो पिटीशनर खुद भी पेश कर सकता है या उस कैंडिडेट की जानिब से जो उसका एजेंट है वो भी पेश कर सकता है। सेकेंडली, व्हेन सेंट बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर सर्विस टू द इलेक्शन ट्रिब्यूनल बाय पिटीशनर। या फिर दूसरी बात की गई है कि इस पिटीशन को रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर सर्विस के जरिए भी भेजा जा सकता है। सबसेक्शन 3, एन इलेक्शन पिटीशन इफ सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर service shall be deemed to have been presented in time if it is posted or sent within the period specified in subsection 1। अगर पिटीशन को रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के जरिए भेजा जाए तो ये उसी वक्त विद इन टाइम कंसिडर की जाएगी जब इसे 45 डेज के अंदर अंदर भेजा गया हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल को बाद में भी रिसीव होती है, लेकिन अगर 45 डेज के टाइम पीरियड में आपने इसको भेजा है तो ये विद इन टाइम कंसिडर होगी। उसके बाद है सेक्शन 143 जो कि बात करता है पार्टीज टू दी पिटीशन। अब कौन कौन से फरीक इस पिटीशन में होंगे? सो नंबर 1, द पिटीशनर शैल ज्वाइन एज अ रिस्पोंडेंट टू हिज इलेक्शन पिटीशन ऑल अदर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स।
पिटीशन दायर करने वाला जो उम्मीदवार है, जो पिटिशनर है, वो अपनी इस इलेक्शन पिटीशन में तमाम जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनको मुदाले यानी कि रिस्पोंडेंट के तौर पर शामिल करेगा। सबसेक्शन 2, द इलेक्शन ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट द पिटिशनर टू ज्वाइन एनी अदर पर्सन एज अ रिस्पोंडेंट अगेंस्ट whom any specific allegation of contravention of this act has been made। अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल को लगे कि कोई और शख्स भी इस कानून की खिलाफ वर्जी में शामिल है तो वो पिटीशन दायर करने वाले को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि वो इस शख्स को भी रिस्पोंडेंट के तौर पर शामिल करे। Third is the petitioner shall serve a copy of election petition with all the annexed personally or by registered post to the respondent। पिटीशन दायर करने वाला जो उम्मीदवार है, जो पिटिशनर है, वो तमाम रिस्पोंडेंट्स को इन पिटीशन की एक कॉपी और इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ एनेक्स किए गए हैं वो पर्सनली या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए उनको भेजेगा। अब इसका मकसद क्या है कि जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनको पता चल सके कि उनके खिलाफ क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं और फिर वो अपना डिफेंस जो है वो इन एलिगेशंस के अकॉर्डिंग आकर ट्राइब्यूनल में पेश करें। नेक्स्ट है सेक्शन 144 जो कि बात करता है कंटेंट्स ऑफ पिटीशन की। अब इस इलेक्शन पिटीशन में आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सो सबसेक्शन 1, एन इलेक्शन पिटीशन शैल कंटेन। अब पिटीशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। नंबर 1, अ प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स ऑन विच द पिटीशनर रिलाइज। पहली चीज़, वो तमाम फैक्ट्स जिन पर ये पिटीशनर क्लेम कर रहा है, अपना दावा कर रहा है, उनको क्लियरली एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। सेकेंडली, full particulars of any corrupt or illegal practice or other illegal act alleged to have been committed, including the name of parties who are alleged to have committed such corrupt or illegal practice and the place of commission of such practice। अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस, बदनवानी या कोई भी इलीगल काम किया गया है तो उसकी मुकम्मल डिटेल देना कि किसने किया है, कब किया है और कहाँ पर किया है। सेकेंडली, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी अटैच्ड विद द पिटीशन। अब जब पिटीशन तैयार हो गई तो उसके साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। नंबर 1, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड देयर स्टेटमेंट्स ऑन एफिडेविट्स। पहले गवाहों की जो मुकम्मल फहरिस्त है और उसके साथ एफिडेविट्स पर उनकी स्टेटमेंट्स लगानी है। Secondly, documentary evidence relied upon by the petitioner in support of allegations referred to। जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो भी दस्तावेजी सबूत है जो उसकी इस पिटीशन की तायीद कर रहा हो वो लगाना है। Thirdly, affidavit of service to the effect that the copy of petition have been sent to all respondent by registered post। साथ ही आपने एक हलफनामा देना है कि इस पिटीशन और इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स अनेक्स हैं वो तमाम रिस्पोंडेंट्स को कोरियर के जरिए या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजे गए हैं। फोर्थली, द रिलीफ क्लेम्ड बाय पिटीशनर। वो रिलीफ जो उम्मीदवार चाहता है, मसलन वो चाहता है कि इलेक्शन कैंसिल किया जाए या दोबारा इलेक्शन किया जाए, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उसने अटैच करने हैं। थर्डली, पिटिशनर मे क्लेम एज रिलीफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। अब वो मुमकिना तौर पर क्या क्या रिलीफ मांग सकता है। नंबर 1, दैट द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट इज वॉइड एंड पिटिशनर और सम अदर कैंडिडेट हैज़ बीन इलेक्टेड। कि जो उम्मीदवार कामयाब हुआ है उसके इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर कल अदम करार दिया जाए और पिटिशन दायर करने वाले को या किसी और बंदे को अपॉइंट किया जाए। सेकेंडली, इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट इज पार्शली वॉइड एंड फ्रेश पोल बी ऑर्डर्ड। या फिर उसके इलेक्शन का कुछ हिस्सा जो है वो वॉइड कंसिडर किया जाए और कुछ पोलिंग स्टेशंस में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। या थर्डली, दैट द इलेक्शन एज अ होल इज वॉइड एंड फ्रेश पोल बी कंडक्टेड इन इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। या फिर पूरे के पूरे इलेक्शन को वॉइड कंसिडर करते हुए पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। इस तरह के रिलीफ वो मांग सकता है। फोर्थली, एन इलेक्शन पिटीशन एंड इट्स एनेक्स्चर शैल बी साइंड बाय द पिटिशनर एंड द पिटीशन शैल बी वेरीफाइड in the manner laid down in the court for verification of pleading। अब पिटिशनर अपनी इस पिटीशन और इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने सिग्नेचर्स करेगा और इसकी वेरिफिकेशन
सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के मुताबिक होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह जब आप अपनी प्लीडिंग्स, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करते हो उसकी तस्दीक जिस तरह से होती है इसकी तस्दीक भी उसी तरह से की जाएगी। सो सेक्शन 134 ने आपको बता दिया कि पिटीशन दायर करते वक्त क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपने पिटीशन में इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट है सेक्शन 145 जो कि बात करता है प्रोसीजर बिफोर द इलेक्शन ट्राइब्यूनल। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने जो कार्रवाई होगी उसका क्या तरीकाकार है। Subsection 1. If any provision of section 142, 143 or 144 has not been complied with, the election tribunal shall summarily reject the election petition. अगर इलेक्शन पिटीशन में सेक्शन 142, 43 या 44 की कोई शर्त पूरी नहीं की गई, यानी कि जो भी हमने इससे पहले पढ़ा है, तो इलेक्शन कमीशन इस पिटीशन को बगैर सुने फौरी तौर पर रिजेक्ट कर सकता है। सेकेंडली, इफ एन इलेक्शन पिटीशन इज नॉट रिजेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1, द इलेक्शन ट्राइब्यूनल शैल इशू द नोटिस टू ईच रिस्पोंडेंट। अगर ये पिटीशन रिजेक्ट नहीं हुई तो फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनको हाजिरी का नोटिस देगा। नोटिस भेजने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जिनमें हमारे पास नंबर 1 रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए जिसका रसीदी सबूत मौजूद हो कि अगले बंदे ने इस पिटीशन को है एक्सेप्ट कर लिया है, रिसीव कर लिया है। सेकेंडली, कोरियर सर्विस और अर्जेंट मेल सर्विस, कोरियर या फौरी मेल सर्विस के ज़रिए आप भेज सकते हैं। Thirdly, any electronic mode of communication which may include radio, television, email and short message service, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीका जिसमें हमारे पास रेडियो, टीवी, ईमेल या एसएमएस के ज़रिए उसको नोटिस भेजा जा सकता है। डी, affixing a copy of notice at some conspicuous part of the house if any in which the respondent is known to have last resided or have last carried on the business or personally worked for gain, या फिर इस नोटिस को रिस्पोंडेंट की रेजिडेंट के ऊपर जहां पर वो रह रहा है या जहां पर वो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है उसके बाहर चिस्पा कर देना, अफिक्स कर देना, या फिर पब्लिकेशन इनटू वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर एट द कॉस्ट ऑफ पिटिशनर, या 2 बड़े अखबारात में इस नोटिस की पब्लिकेशन करना जिसका खर्चा जो है वो पिटिशनर बर्दाश्त करेगा। फोर्थली, एनी अदर मैनर और मोड इज द ट्राइब्यूनल में डीम फिट, या कोई भी और तरीका जो कि ये ट्राइब्यूनल मुनासिब समझता है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बता दिया कि जब इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास आएगी तो वो रिस्पोंडेंट को नोटिस देगा। अब जब नोटिस हो गया उसके बाद क्या होगा। सेक्शन 146 अपीयरेंस बिफोर द इलेक्शन ट्राइब्यूनल। अब जब उसे नोटिस मिलेगा तो वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने किस तरह से पेश होगा। सबसेक्शन 1, एनी अपीयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट बिफोर एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बी मेड और डन बाय अ पार्टी इन पर्सन और बाय एन एडवोकेट और एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू प्लीड इन सिविल कोर्ट एंड ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। कोई भी पार्टी जिसने इलेक्शन पिटीशन दायर की है या जो रिस्पोंडेंट इस इलेक्शन पिटीशन के रिप्लाई में आया है वो खुद अपने वकील के ज़रिए या कोई भी और शख्स जो सिविल कोर्ट में दलाइल दे सकता हो इसे अपने जो है बिहाफ पे पेश कर सकता है। मगर अगर ट्रिब्यूनल ज़रूरी समझे कि किसी पार्टी का पर्सनली हाजिर होना ज़रूरी है तो वो ज़ाती तौर पर भी उस पार्टी को बुला सकता है। ये प्रोवाइजो कहती है। Subsection 2, if the respondent fails to appear before the election tribunal on the date of hearing despite service of the notice through any of the mode, the tribunal shall proceed against the respondent ex parte। अगर सेक्शन 145 के बताए हुए किसी भी एक तरीकाकार के मुताबिक इन रिस्पोंडेंट्स को नोटिस दिया गया हो और नोटिस रिसीव करने के बावजूद वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने पेश नहीं होते तो ट्राइब्यूनल देन एंड देयर उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा। यानी कि जिस तरह सिविल कोर्ट में अगर मुद्दाले नहीं आता तो उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई हो जाती है, इसी तरह इलेक्शन ट्राइब्यूनल इन रिस्पोंडेंट के खिलाफ भी एकतरफा कार्रवाई का ऑर्डर पास कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 147 जो कि बात करता है कंटेंट्स ऑफ रिप्लाई की कि अब इस रिस्पोंडेंट का क्या जवाब होना चाहिए। The reply by respondent to an election petition shall contain a precise statement of the material facts on which the respondent relies to rebut the allegations in the election petition.
सबसे पहली बात, इस रिस्पोंडेंट को पिटीशन में जो भी इसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका क्लियर जो है वो रिप्लाई देना होगा, उनका जवाब देना होगा। जवाब में वो उन तमाम मटेरियल फैक्ट्स को बयान करेगा जिन पर वो अब अपने डिफेंस के तौर पर रिलाई कर रहा है। सबसेक्शन 2, द रिस्पोंडेंट शैल अमंगस्ट अदर अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद रिप्लाई। अब उसने अपने जवाब के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। नंबर 1, कंप्लीट लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड देयर स्टेटमेंट्स ऑन एफिडेविट्स। जो भी गवाह वो पेश करना चाहता है उनकी पूरी लिस्ट और साथ ही साथ एफिडेविट्स पर उनकी जो गवाही है वो जो इसके हक में दे रहे हैं वो दे सकता है। सेकेंडली, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलाइड अपॉन बाय द रिस्पोंडेंट टू रिबट द एलिगेशंस इन इलेक्शन पिटीशन। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो ये रिस्पोंडेंट अपने डिफेंस में पेश कर रहा है ताकि जो एलिगेशंस इन पर लगाई गई हैं उसको ये गलत साबित कर सके। Thirdly, in addition to the dismissal of election petition, the respondent may claim the cost of proceeding as well as the special cost if the election petition is held to be frivolous or vexatious. अगर पिटीशन बेबुनियाद या झूठी साबित हो जाती है एट द एंड, तो फिर ये रिस्पोंडेंट क्या क्लेम कर सकता है कि इस पिटीशन को रिजेक्ट किया जाए। इसके अलावा इस पिटीशन पर जितना भी उसके खर्चे आए हैं वो भी या कोई ख़ास किस्म के जो खर्चे हैं वो भी डिमांड कर सकता है। तो सेक्शन 147 ने क्या कहा कि पिटीशन के रिप्लाई में जो डिफेंडेंट है या जो रिस्पोंडेंट है उसने इन एलिगेशंस का क्लियर कट रिप्लाई देना है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 139 से सेक्शन 147 तक। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।